एक कहानी प्यार की भाग। वीर मनी मन कहता है, कोई इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है। हवा की वजह से श्रुति के बाल बार बार उसके चेहरे पर आ रहे थे, जो उसकी खूबसूरती में चार चांद लगा रहे थे। और वीर तो जैसे इन सबको देखकर अपने होश ही गवा चुके हैं। उसे ये भी ध्यान नहीं रहता कि सब वहां से किले की दूसरी तरफ जा चुके हैं। जब साक्षी का ध्यान वीर पर जाता है तो वो नयन से साक्षी कहती है, नयन चलो हम खाने का कुछ सामान लेकर आते हैं। और वो नयन को लेकर चली जाती है। अब सिर्फ श्रुति और वीर वहाँ बचे थे। श्रुति कहती है, वीर वीर जो कि अभी भी किसी और दुनिया में ही खोया हुआ है। श्रुति कहती है, वीर वीर कहता है होश में आते हुए इधर उधर देखता है, बाकी सब कहाँ गए। श्रुति कहती, आप कहाँ खोए हुए हैं। बाकी सब दूसरी तरफ है किले के और साक्षी नयन खाने का कुछ सामान लेने गए हैं। वीर कहता है, ओह अच्छा तुम नहीं गए। श्रुति कहती है, नहीं यही बड़ा अच्छा लग रहा है न। वीर कहता है श्रुति की तरफ देखकर, हाँ यही सबसे सुंदर है। श्रुति कहती है, वीर एक बात पूछे आपसे। वीर कहता है, जी जरूर पूछिए क्या बात है। श्रुति कहती है, वो मैं ये पूछ रही थी कि इतने में ही संजना वहाँ आ जाती है। संजना कहती है, श्रुति यहाँ क्या कर रही है, चल बाकी सब भी बुला रहे हैं, दूसरी तरफ देखते हैं किला। श्रुति कहती है, हाँ चल चल। संजना कहती है, वीर जी आप भी चलिए, वो नयन पूछ रहा है आपके बारे में। वीर कहते हैं, जी चलिए। और सब वहाँ से चले जाते हैं। श्रुति मन में ही, थोड़ी देर बाद नहीं आ सकती थी तू भी संजना। ये तीनों भी बाकी सबके पास चले जाते हैं। नयन कहता है, भैया आप कहाँ खो जाते हो बार बार, पता है हमें कितनी बातें करनी है आपसे और आप कभी मिलते ही नहीं। वीर कहता है, नहीं दोस्त वो ऐसा है ने, दिन में ढेर सारे काम थे, वो रजनी दीदी की शादी है ने, और अभी बस हम यहीं आसपास घूम रहे थे। नयन कहता, अच्छा भैया यहाँ पर और कौन कौन सी जगह है घूमने के लिए। वीर कहता है, दोस्त यहाँ और भी बहुत अच्छी जगह है, एक बार शादी खत्म हो जाए उसके बाद हम सब घूमने चलेंगे। नयन कहता है, एक बात और कहे आपसे। वीर कहता है, जी बिल्कुल बोलिए। नयन कहता है, हमें बहुत जोरों की भूख लगी है, चलिए न कुछ खाते हैं। ये सुनकर सब बड़े जोर से हंस पड़ते हैं और सब वहाँ से निकलकर बाहर की तरफ आते हैं। वीर गाड़ी वहाँ से बाहर एक दुकान की तरफ मोड़ देता है। बाहर से देखने पर दुकान एक कच्चे घर जैसी दिखती है। कविता कहती है, हम यहाँ खाएंगे किस गंदी सी जगह पर। वीर कहता है, आप लोग चिंता मत कीजिए, बस ये जगह देखने में थोड़ा पुराना है, बाकी यहाँ साफ सफाई और बहुत बेहतरीन खाना मिलता है। कविता कहती है, हाँ वो तो दिख ही रहा है। फिर भी सब कविता की बातों को नजरअंदाज करके अंदर जाते हैं, जहाँ वाकई अंदर साफ सफाई थी। और दुकान के मालिक वीर को देखते ही खड़े हो जाते हैं और वीर की तरफ देखकर, प्रणाम मालिक। वीर कहता है, प्रणाम भैया। दुकान का मालिक कहते हैं, मालिक कैसे हैं आप, आइए बैठिए। सभी एक बड़ी सी टेबल पर बैठ जाते हैं और नौकर सबके लिए पानी लेकर आता है, जिसे दुकान के मालिक खुद से ही सभी को सर्व करता है और पूछता है कि क्या लेंगे सभी। वीर कहता है, एक काम कीजिए, सबके लिए एक एक प्लेट समोसा चाट और पकोड़े लगा दीजिए और एक प्लेट कम लगाना। और ये कहकर दुकान का मालिक वहाँ से अपने कारीगर को पास चला जाता है और यहाँ सब बैठकर बातें करने लगते हैं। इतने में ही दुकान के मालिक सबके लिए नाश्ते लेकर आते हैं। वीर को छोड़कर बाकी सबको सर्व करते हैं। नयन कहता है, वीर भैया आप नहीं खाएंगे। वीर कहता है, नहीं दोस्त अभी थोड़ी देर पहले ही हमने खाना खाया है, तो आप लोग खाइए। नयन अपनी प्लेट में से एक चम्मच उठाकर वीर की तरफ बढ़ा देता है। नयन कहता है, ठीक है फिर आप ये टेस्ट कर लीजिए। वीर मुस्कुराकर एक चम्मच नयन के हाथ से खा लेता है और श्रुति चुपके से इस पल की फोटो खींच लेती है। राजीव कहता है, क्या बात है भैया, ये जादू कैसे हो गया। वीर कहता है, क्या मतलब। राजीव कहता है, भैया वीर किसी को अपने खाने की प्लेट में से कुछ नहीं देता है, चाहे कोई भी क्यों ना हो। नयन कहता है, क्योंकि वीर भैया है ही इतने अच्छे,
और नयन वीर की तरफ देखकर हे ने दोस्त, और दोनों एक दूसरे को हाई फाई देते हैं और सब खाने लग जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ पहले तो कविता खाना नहीं चाहती, पर साक्षी के कहने के बाद वो भी जबरदस्ती एक चम्मच खाती है और फिर जैसे ही पहला निवाला मुंह में जाता है उसके बाद तो फटाफट पूरा प्लेट सबसे पहले खत्म कर देती है और सबसे पूछती है कोई और एक प्लेट खाएगा, पर सब मना करता है। पर कविता अपने लिए और एक प्लेट ऑर्डर करती है। उसी वक्त वीर सबके लिए रसगुल्ले भी ऑर्डर करते हैं। दुकान का मालिक बड़े तरीके से एक प्लेट में दो दो रसगुल्ले रख कर लाया था, पर जैसे ही सबने एक एक प्लेट खाया उसके बाद तो बस रसगुल्ले आते गए और ख़त्म होते गए। अंत में जब सबने पेट भर खाए तो उसके बाद राजीव कहता है भैया सच बताइए, इससे ज़्यादा टेस्टी रसगुल्ले आज तक नहीं खाए। संजना कहते ये बात तो बिल्कुल ठीक है। सब नाश्ते की तारीफ करते हुए बाहर आ गए और वीर वहीं बिल पे करने रुक गया। इतने में ही वीर का फोन बजता है। राम कहता है वीर कहाँ रह गए, अब तक आए नहीं आप लोग। वीर कहता है बस चाचू आ रहे हैं। राम कहता है जल्दी आइए, सब खाने पर वेट कर रहे हैं आप लोगों का। वीर कहता है जी चाचू बस आ रहे। वीर वहां से निकलकर बाहर आते हैं और सब गाड़ी में बैठकर घर की तरफ निकल पड़ते हैं। रास्ता बिल्कुल सुनसान था क्योंकि गांव में लोग 9 बजे तक खाना पीना खा लेते हैं और फिर घर में ही रहना पसंद करते हैं। और इस सन्नाटे को चीरती हुई इनकी गाड़ी अपने घर की तरफ आ जाती है और वहां पहुंचकर सब घर के अंदर चले जाते हैं और वीर गाड़ी पार्क करने चला जाता है। घर के अंदर देव कहता है आप लोग फटाफट मुंह हाथ धोकर आ जाइए, खाना खाते हैं। कविता कहती है नहीं पापा आप लोग खाइए, हम लोगों ने बाहर ही खा लिया। देव कहता है ये क्या बात हुई, कम से कम मना तो कर देते कि नहीं खाएंगे आप लोग, अब इतना सारा खाना वेस्ट होगा। कविता कहती है सॉरी पापा। बड़े साहब कहते कोई बात नहीं कविता आप लोग जाइए, और देव चिंता करने की कोई बात नहीं है, हमारे यहाँ खाना बर्बाद नहीं होता। देव कहता है क्या मतलब है भैया, ये इतना सारा खाना क्या होगा। ये सुनकर बाकी सब भी वही रुक जाते हैं। बड़े साहब कहते क्योंकि हमारा जो वीर है जो भी खाना बचेगा उसे यहीं पास में उसका एक NGO है उसमें दे आएंगे। देव वीर का नाम सुनकर सिर्फ सिर हिला देता है। नयन कहता है बड़े पापा ये तो बड़ी अच्छी बात है, वीर भैया ये ही बड़े अच्छे। ये सुनकर सब चौंक जाते हैं, खास करके देव और रीमा, पर वो कुछ बोलते नहीं है। इतने में वीर आते हैं। नयन कहता है वीर भैया आप तो खाना खा लीजिए, वैसे आपने वहाँ भी कुछ नहीं खाया। बड़े साहब कहते हैं हाँ आइए वीर खाना खा लीजिए। वीर कहता है नहीं बड़े पापा हमने शाम में खाना खाया है तो अभी भूख नहीं है। ये कहकर वीर अंदर चला जाता है, जबकि सच्चाई तो ये है कि वो देव और रीमा के सामने आने से बचने की कोशिश कर रहा था और ये बात घर में सबको पता थी। इस वजह से कोई ज्यादा कुछ बोल भी नहीं रहा था क्योंकि सब वीर को जानते हैं और सबको पता भी है कि वीर का पेट कितना भी भरा हो, वीर टेबल पर सबके साथ बैठता जरूर है, भले ही एक निवाला ही खाई, क्योंकि उसका मानना है कि एक परिवार को हमेशा साथ ही बैठकर खाना चाहिए। पर अभी हालत ही कुछ ऐसे बने हैं कि चाहते हुए भी वो सबके साथ बैठ नहीं सकता है। वीर अपने कमरे में चला जाता है, वहाँ चेंज करके वो छत की तरफ चला जाता है, जहाँ छत पर उसने एक और कमरा बना रखा है, जिसके बाहर छत पर उसने एक छोटा सा गार्डन बनाया है। एक तरफ झूला है और वहाँ अक्सर जब वो परेशान रहता है तो बैठ जाते हैं। वहीं काफी देर तक वो बैठा रहता है और फिर वहाँ रजनी आती है। रजनी कहती है तू यहाँ बैठा है, मैं कब से तुझे ढूंढ रही थी। वीर कहता है क्या हुआ दीदी। रजनी कहती है वीर तूने खाना नहीं खाया और ऊपर से कुछ बात भी करनी थी। वीर कहता है ठीक है बोलिए। रजनी कहती है पहले खाना खा लीजिए और अपने हाथ से खाना खिलाने लगती है और वीर भी चुपचाप खाता है। खाना खत्म होने के बाद वीर कहता है अब बोलिए क्या बात है। रजनी कहती तू सबसे दूर क्यों भाग रहा है। वीर कहता है छोड़िए ना दीदी। रजनी कहती है देख ऐसे भागकर कोई फायदा नहीं है, सबका सामना कर। जब तक सामना नहीं करेगा तो ये प्रॉब्लम खत्म नहीं होगी बल्कि और बढ़ी जाएगी। वीर कहता है छोड़िए ना दीदी, आप भी किन बातों में उलझी है। अच्छा
एक बात बताओ, यहाँ से जाने के बाद आपको हम लोगों की याद आएगी? रजनी कहती है, वीर देख, तू हमारी तो सुनेगा नहीं, क्योंकि तू करेगा अपनी मर्जी की। फिर भी बड़ी हूँ तेरे से, तो कह रही हूँ बैठकर बात कर, और जो ये घुट घुट कर जी रहा है इसे घुटने से बाहर आ। वीर कहता, दीदी मैंने कुछ पूछा है आपसे। रजनी कहती है, और तू जवाब जानता है, याद उनकी आती है जिन्हें भूलते हैं। तुम सब हमेशा दिल में ही रहते हो, और तू मेरा बस चले तो तुझे अपने साथ ही लेकर जाऊँ। वीर कहता है, दीदी आपको बहुत मिस करेंगे हम। रजनी कहती है, बस तू वादा कर हमेशा अपना ख्याल रखेगा। वीर कहता है, वादा दीदी, और आप भी। फिर दोनों बचपन से अब तक के पलों को याद करने लग जाते हैं और दोनों की आंखें भर जाती है। दोनों काफी देर तक ऐसे ही बैठे रहती है, आंखों में आंसू लिए हुए और अपने पुराने दिनों की याद करते हुए। तब श्रुति और साक्षी आते हैं वहाँ पर। साक्षी कहती है, क्या हुआ, आप दोनों रो क्यों रहे हो? रजनी कहती है, कुछ नहीं। साक्षी कहती है, अच्छा परसों आपकी शादी है न, फिर आप चले जाओगे इसलिए रो रहे हो न दोनों? मैं तो बड़ी खुश हूँ, अब पूरा रूम मेरे अकेले का और वीर भैया का सारा प्यार मुझे अकेले को ही मिलेगा। रजनी कहती है, अच्छा। साक्षी कहती है, और नहीं तो क्या। वैसे दीदी एक बात बोलूं, हम आपको बहुत मिस करेंगे। और ये बोलते बोलते उसकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं, पर वीर खुद को संभालते हुए साक्षी कहती है, अब बस भी करो, दोनों चलो, रजनी दीदी चलते हैं सोने, कल पूरे दिन काम है और ज्यादा रो मत, वरना शादी वाले दिन अच्छी नहीं लगेगी। वीर कहता है, हाँ दीदी आप लोग सो जाइए। साक्षी कहती है, भैया आप भी बहुत रात हो गई है। वीर कहता है, ठीक है। रजनी और साक्षी दोनों वहां से जाने लगते हैं और गेट के पास जाकर साक्षी कहती है, चले श्रुति। श्रुति कहती है, साक्षी आप दोनों चलिए, हम थोड़ी देर में आते हैं। साक्षी कहती है, ठीक है, और दोनों वहां से चले जाते हैं। श्रुति वीर के पास बैठकर कहती है, अब आप रोना बंद कर दीजिए, ऐसे आप ही रोएंगे तो बाकी सब का कौन संभालेगा? वीर आंखों में आंसू लिए हुए कहते हैं, पता है जब मैं 2 साल का था तब मेरी माँ गुजर गई, मैं बस माँ के लिए रोए ही जा रहा था। उस वक्त रजनी दीदी 8 साल की थी, उन्होंने मुझे उठाया और तब से लेकर आज तक इन्होंने मुझे संभाला हुआ है, कभी मुझे तकलीफ नहीं होने दी। तबीयत मेरी खराब होती थी और पूरी पूरी रात ये जागी रहती थी, कभी इन्होंने माँ की कमी खलने नहीं दी, और अब ये जा रही है घर अधूरा छोड़कर, तो कुछ समझ नहीं आ रहा, अब पहले जैसा इस घर में रहा नहीं जाएगा। श्रुति कहती है, मैं समझ सकती हूँ, पर वो अभी तो कुछ दिन और है ना इस घर में, तब तक तो हंसते खेलते दिन बिताइए, और कौन सा बहुत दूर जा रही है, जब मन करे मिल आना। वीर बस सिर हिला देता है और आसमान की तरफ निहारने लगता है। कुछ देर बाद वो चुप होता है। श्रुति कहती है, यहाँ आपके गांव में एक खिंचाव है जो हर किसी को खुद से प्यार करने की मजबूर कर देता है। वीर कहता है, हाँ यहाँ की मिट्टी में ही अपनापन है। श्रुति कहती है, एक बात पूछे आपसे? वीर कहता है, पूछिए। श्रुति कहती है, बुरा तो नहीं मानोगे ने? वीर कहता है, नहीं नहीं, पूछिए क्या बात है। श्रुति कहती है, जब से हम लोग आए हैं तब से आप अपनी सच्चाई सबसे छुपा रहे हैं, कौन है आप और ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसी क्या बात है आप देव अंकल के सामने आने से भी बच रही है? वीर पहले हैरान होकर श्रुति की तरफ देखता है और फिर गुस्से में, श्रुति जी आज तो पूछ लिया, आज के बाद किसी से पूछने की कोशिश मत कर लेना। आप शादी में आए हैं, शादी एंजॉय कीजिए, ज्यादा हमदर्दी की जरूरत नहीं है मुझे। पता नहीं समझ क्या रखा है खुद को, कुछ बात क्या बता दी पर्सनल लाइफ में, ज्यादा घुसने की पड़ी है। श्रुति जी कृपया करके अपनी लिमिट में रहिए। और इतना कहकर गुस्से में वहां से चला जाता है। श्रुति कहती है, ये इसको क्या हो गया, बिल्कुल पागल है ये तो, अभी तो इतना सही था और तुरंत ही जाने क्या समझता है खुद को। मुझे क्या, मैं ही पागल थी जो कुछ पूछा इससे? मुझे क्या, कुछ भी हो वाकई मुझे क्या लेना देना है इसकी बातों से, मुझे क्या पड़ी है, कौन सा इससे मैं कभी फिर मिलूंगी।
घमंडी कहीं का, बताना था तो बताता, नहीं तो नहीं बताना तो नहीं बोलता। इतना सुना कर चला गया, मैं भी जाऊँ सोने के, इसके चक्कर में अपना टाइम क्यों वेस्ट करूँ, मुझे क्या लेना देना है। और फिर गुस्से में वो भी वहाँ से चली जाती है। वहीं वीर अपने कमरे में अचानक, मुझे गुस्सा क्यों आ गया, क्या हो गया था मुझे, उसने तो कुछ ऐसा गलत पूछा ही नहीं, पर उसे भी मेरे लाइफ के बारे में इतनी क्यों पड़ी है, और क्यों बताऊँ मैं उसे कुछ भी, लगती क्या है वो मेरी। हाँ, पर इतना नहीं बोलना चाहिए था। दोनों इस बात से अनजान थे कि दोनों के ही दिल में एक दूसरे के लिए प्यार पनप रहा है, और ये प्यार ही है कि एक दूसरे पर गुस्सा होने के बावजूद भी दोनों एक दूसरे के बारे में इतना सोच रहे हैं। आपने अभी तक ये चैनल को सब्सक्राइब लाइक नहीं किया है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए।